हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ ओपी तुर्किया और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद। और इसका हम 4 लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं आगे। इसका जो फिफ्थ पॉइंट है, राष्ट्र की दृश्य की कल्पना। तो किसी भी देश है उसमें अगर एक राष्ट्र को चेहरे के रूप में दिया जाए तो एक चित्रकार को या मूर्तिकार के लिए क्या आसान नहीं होता। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में ऐसा ही किया गया कलाकारों के द्वारा। उन्होंने क्या किया, जो विभिन्न तरह की मूर्तियां हैं इस उनको राष्ट्र की एक, आप कह सकते हो कि आज़ादी की, या उनको एक करने के रूप में क्या प्रस्तुत किया, उसका मानवीकरण किया। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, एक देश को कुछ इस तरह से चित्रित किया कि वह कोई व्यक्ति हो, और उस समय राष्ट्रों को क्या नारी के वेश में प्रस्तुत है वो किया जाता था। चाहे अगर हम भारत की बात करें तो भारत माता की आपने फोटो देखी होगी, उसमें दिखाया जाता है। तो उसी समय जब राष्ट्र है अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करने के लिए चित्रकार है वो नारी को चित्रित करते थे। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए नारी का रूप में चुना गया था, और असल में जीवन में वो कोई महिला नहीं थी। यह तो क्या, राष्ट्र का एक अमूर्त विचार था जो ठोस रूप से सबको एक सबको एक रूप प्रदान करता था। यानी कि नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई थी। रूपक क्या होता है? रूपक का अर्थ यहाँ लिखा हुआ है, जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मूर्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के लिए उसको इंगित किया जाए, या उसको क्या रिप्रेजेंट किया जाए, या उसकी तुलना की जाए किसी भी अमूर्त विचार की किसी व्यक्ति के साथ, तो उसको क्या कहा जाता है? रूपक कहा जाता है। ठीक है। प्रतीकात्मक रूप में अगर उसको दिखाया जाए। और इससे इससे आगे जैसे आपने फ्रांस की जो क्रांति हुई उसमें देखा होगा कि बहुत सारे कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी नारी के चित्रण का या नारी के रूपक का प्रयोग किया था। नारी के चित्रण का प्रयोग किया था और इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं और प्रतीकों से व्यक्त किया था। जैसे कि पीछे आपने पढ़ा होगा जिसमें लाल टोपी और टूटी जंजीर को इंसाफ को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया था। लाल टोपी को किसके लिए किया गया था? स्वतंत्रता के लिए। और टूटी जंजीर को इंसाफ के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, टूटी जंजीर को इंसाफ के लिए प्रयोग किया गया था। और ऐसी महिलाएं के प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग की गई थी, यानी रूपक के रूप में, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और तराजू ली हुई है। ठीक है, इसको दिखाया गया था किसके रूप में? रूपक के रूप में। और इसी प्रकार नारी के जो रूपक है उसकी आविष्कार है कलाकारों ने 19वीं शताब्दी में भी या 19वीं सदी में भी किया। फ्रांस में उस लोकप्रिय ईसाई मरियाना नाम दिया गया। जब फ्रांस में क्रांति हुई तो उस समय राष्ट्रवाद की मानवीकरण की जो चित्रण है उसको क्या नाम दिया गया? मारियान। मारियान जिसने जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, जैसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। ये तीन चीजें क्या है? मरियाना की प्रतिमा में थी, चिन्हित थी। मरियाना की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई थी ताकि जनता क्या है, एकता के राष्ट्रीय प्रतीक को याद आती रहे और उसे लगातार क्या है उसके अंदर स्थापित होती रहे। यानी उसको एक चित्रण के रूप में दिया। जो मेरियाना का जो मारियन का जो चित्र था उससे लोगों को क्या है, राष्ट्र की भावना है उनमें जागृत हो, इस तरह से उसको प्रस्तुत किया गया। लोगों के बार बार दिमाग में क्या है ये बात है वो चलती रहे। और उनकी छवि को जो मारियन है उनकी छवि को क्या सिक्कों और डाक के टिकटों पर भी अंकित कर किया गया। ठीक है, तो ये किसके बारे में था? ये था मारियन के बारे में। इसी तरह क्या है, जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। और चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। जर्मेनिया की फोटो में क्या है, उनको मुकुट पहनाया गया किसका? बलूत के वृक्ष का। और बलूत का वृक्ष है वो किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है। अगर आप इस फोटो में देखोगे तो यहाँ उनको पहना रखे, तो आप इनके बलूत के वृक्ष को अगर देखोगे यहाँ इनके ताज के ऊपर है, तो ये किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है। आगे अगर हम और पढ़ेंगे इसी इसी से रिलेटेड जो प्रतीकों को दिखाए गए इसमें,
जैसे टूटी हुई बेड़िया अगर हो, यहाँ भी दिया हुआ है, ये इमेज देख सकते हो आप, ये इसमें ये रही इमेज। इसमें प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया कि किस तरह से हर एक जो सिंबल होता है उसका क्या प्रयोग है। और यहाँ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ आप देख सकते हो ये सारे के सारे सिंबल हैं। जैसे आप ताज देख सकते हो, तिरंगा है, सॉरी तिरंगा तो हमारा देश का है, उनका फ्लैग है। फिर यहाँ देख सकते हो आप, और फिर उनके हाथ में तलवार है और कुछ पत्ते भी हैं, ठीक है। और साथ के साथ है यहाँ नीचे आप देख रहे हो टूटी हुई जंजीरें भी हैं। तो इन सबको प्रतीकात्मक रूप से किस तरह से दिखाया गया है, जैसे कि टूटी हुई बेड़ियां हैं, उनका क्या मतलब कि आज़ादी मिलना। बाज और छाप की जो कवच है, जैसे ये है, ये उसके जैसे चेस्ट के ऊपर है, उसका मतलब है जर्मन साम्राज्य के प्रतीक शक्ति के रूप में। और बलूत की पत्तियां हैं, उनका अर्थ क्या है, बहादुरी, ठीक है, वीरता का प्रतीक है। तलवार है, मुकाबले की तैयारी। और तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली है, उसका अर्थ है शांति की चाह, ठीक है, शांति की इच्छा। और काला, लाल और सुनहरा जो तिरंगा है, वो क्या है, 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा है, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। ये वो फ्लैग है, ठीक है, यहाँ भी दिया हुआ है नीचे। और उगते सूर्य की किरण वो नए युग की शुरुआत को सूत्रपात करती है, ठीक है। उगते सूर्य की अगर आप यहाँ देखो, ये भी है। और अगर इस इमेज में, जर्मेनिया की इमेज में देखोगे तो आपको ये लाइनें दिख रही होंगी येलो कलर की, तो ये इसको प्रतीक के रूप में दिखाए गए हैं, ठीक है। और इस पिक्चर को किसने बनाया था, फिलिप वेट ने 1848 में बनाया था, ठीक है। तो इनको क्या प्रतीकों के रूप में क्या राष्ट्र को क्या दिखाया गया। तो राष्ट्र की दृश्य है वो एक दृश्य कल्पना के रूप में क्या प्रस्तुत है, वो किया गया था। आगे है, इन इमेजेस को जैसे एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। तो आपको उसमें अलग से डाल दिया जाएगा। ये यहाँ राइन नदी पर पहरा देती हुई जर्मेनिया की इमेज है, वो दिखाई गई है। राइन नदी कहाँ है, जर्मनी की सबसे फेमस नदी है राइन नदी। और ये किसने बनाई थी, 1860 में चित्रकार लॉरेंस क्लासेन ने यह चित्र बनाने का काम उनको सौंपा गया था। जर्मेनिया की तलवार पर खुदा हुआ है क्या, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है, ठीक है। इस तलवार पे ये लिखा होता है। बाकी वो सेम इमेज है बिल्कुल, कोई इसमें फर्क नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो डाल है, डाल के ऊपर वो बाज की कवच भी है, मुकुट भी है, ठीक है। पर यहाँ टूटी हुई बेड़ियां नहीं है, ठीक है। आगे राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी के जो अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक जो स्वभाव था वो धीरे धीरे खत्म होता गया, क्योंकि राष्ट्रवादियों की अब क्या हो गई विचारधारा, वो बिल्कुल संकीर्ण हो गई थी, ठीक है। और वो आपस में क्या है, अब एक दूसरे की क्या है अनादर करते थे, एक दूसरे की बात मानते थे। पहले वो इकट्ठे होकर क्या यूनाइट करते थे, विभिन्न भावनाओं के प्रति उनको इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करते थे। अब क्या उन्हीं में क्या अलग अलग भावना आ गई थी। किसकी आ गई थी, राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद का सॉरी साम्राज्यवाद की। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है कोई भी अगर राष्ट्र हो, उसका कुछ क्षेत्र हो, वो क्या करेगा अपने बलबूते पर, या आप ये कह सकते हो अपनी आर्मी या अपनी सेना के दम पर क्या करेगा, दूसरे जो क्षेत्र होते हैं, छोटे देश होते हैं, उन पर क्या करेगा, अपने हमला करके अपने क्षेत्र का विस्तार कर लेगा। तो वो क्या कर लेगा, उसको और भी बड़ा कर लेगा। तो साम्राज्यवाद का अर्थ ये होता है। 1871 के बाद क्या हुआ, यूरोप में राष्ट्रवादी जो विचार थे उनके बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। और उसका मुख्य जो क्षेत्र था तनाव का, वो क्या था, बाल्कन क्षेत्र था। बाल्कन क्षेत्र में जो भौगोलिक और जातीय भिन्नता है वो अलग तरह की थी। इसमें रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मांटीनीग्रो शामिल थे। यहाँ के क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। क्या पुकारा जाता था, स्लाव। बाल्कन क्षेत्र के लोगों को स्लाव पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक जो बड़ा हिस्सा था वो किसके नियंत्रण में था, वो तो ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में। और बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों को फैलाने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति काफी विस्फोटक हो गई थी। 19वीं शताब्दी में जब ऑटोमन साम्राज्य ने अपने आर्मी को या जो उसके आंतरिक सुधार है उसको अगर मजबूत करना चाहा बहुत ज्यादा, ताकि क्या वो अपने क्षेत्र पर नियंत्रण रख सके, परंतु ऐसा उनको सफलता नहीं मिल पाई, ऐसा नहीं हो पाया। एक के बाद उनके अधीन जितने भी थे, ऑटोमन साम्राज्य के अधीन जितने भी एरिया थे, क्षेत्र थे, वो क्या हो गए,
धीरे धीरे उनके चंगुल से छोड़ने लगे और उन्होंने क्या किया, अपनी स्वतंत्र देश की घोषणा कर ली, स्वतंत्र क्षेत्र की घोषणा कर ली। और बाल्कन लोगों ने आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार है वो प्रदान किया। ओके, आगे है, उन्होंने इतिहास में यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधिकार कर लिया। यानी वो सोचते थे कि वो भी पहले कभी स्वतंत्र थे, हो सकते हैं, परंतु विदेशी शक्तियों ने उनको क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। किनको? बाल्कन क्षेत्र वासियों को। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस लाने के प्रयासों के रूप में देखा। यानी उन्होंने भी क्या, अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष है वो किए, संघर्ष के लिए क्या, या उन्होंने प्रयास भी किए आज़ादी के लिए, जो अपनी खोई हुई उनको आज़ादी पाने के लिए। ठीक है, क्योंकि किसके अंडर में थे वो? ऑटोमन साम्राज्य के। जैसे जैसे विभिन्न राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र में और भी ज्यादा टकराव वो पैदा होने लगे। वो क्या, टकराव का एक क्षेत्र बन गया। और बाल्कन राज्य है वो एक दूसरे से भारी ईर्ष्या वो करते थे, क्योंकि बाल्कन क्षेत्र वो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, तो वो क्या करते थे, एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे और अपने से ज्यादा क्षेत्र को हथियाने की उम्मीद रखते थे। अभी मैंने बताया, ज्यादा क्षेत्र अगर हथियाने की कोशिश करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद। तो ऐसी परिस्थिति इससे क्या होगी, और जटिल होगी, और बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच वो प्रतिस्पर्धा होने लगी। बड़ी शक्तियों यानी बड़ी देशों के बीच वो प्रतिस्पर्धा होने लगी। और इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार, उपनिवेश के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकतों के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। क्योंकि आपको पता होगा ये 19वीं शताब्दी का समय था और विभिन्न यूरोपीय देश, चाहे वो इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, वो दूसरे देशों को अपने अंडर में लाना चाहते थे, या उनको आप ये कह सकते हो उपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया है व्यापार करने की, वो बहुत जोरों शोरों पर थी। और उस समय सैन्य ताकत, नौसैन्य ताकत है उनके पास थी, सभी के पास। तो इसी कारण उनके बीच टकराव और अधिक हो गया। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी, उससे यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आने लगी। और इसी कारण क्या हुआ, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी में हर ताकत बाल्कन को अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपना प्रभाव वो बढ़ाना चाहती थी। बाल्कन क्षेत्र पे क्या करना चाहती थी, अपना कंट्रोल करना चाहती थी। और उस बाल्कन क्षेत्र के कारण ही जो संसार का सबसे, आप ये कह सकते हो, विनाशकारी युद्ध है 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध है वो हुआ। किसके कारण? बाल्कन क्षेत्र में प्रभुत्व के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं, ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का हमारा। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप का महाविपता की ओर ले गया। और इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशीकरण कर दिया था, साम्राज्यवादी प्रभाव का विरोध करने लगे। यानी वो भी करने लगे जिन्होंने क्या किया था, उपनिवेशीकरण किया था उन देशों का, वो भी क्या, साम्राज्यवाद प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरह जो साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन विकसित हुए, उसका अर्थ में यह था कि सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यानी सभी लोग चाह रहे थे कि राष्ट्रवादी भावनाओं के अंतर्गत है उनका भी एक राष्ट्र राज्य वो स्वतंत्र वो स्थापित हो। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता भावना से क्या प्रेरित थे, और साम्राज्यवाद की विरोधी की प्रक्रिया उस समय उभरी थी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह की विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित की। यानी राष्ट्रवाद जैसे यूरोप में हुआ, जैसे हमने पढ़े पीछे इटली का एकीकरण है, जर्मनी का एकीकरण है, फिर ब्रिटेन में हमने पढ़ा था कि किस तरह वो उसको आगे बढ़ा रहा है अपनी आज़ादी के लिए। ठीक है, जो और फिर फ्रांस का भी पढ़ा है। तो इस तरह से प्रक्रियाएं हर एक देश में नहीं हुई। भारत में भी राष्ट्रवाद की प्रक्रियाएं यूरोप से संबंधित नहीं थी, उनकी अलग तरह थी। तो सभी ने क्या है, अपने आप को आज़ाद करने के लिए साम्राज्यवाद की जो भावनाएं बढ़ रही थी, राष्ट्रवाद को अलग से विचारों को आगे बढ़ाया। ठीक है, और इनसे क्या हुआ, समाजों में राष्ट्र राज्य है वो गठित किया जाना चाहिए और स्वाभाविक सार्वभौम है मान लिया गया। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो आपको है करवा दिए जाएंगे ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, जैसे भी होगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं बाद में, अपना ख्याल रखिए, बाय।